अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर प्रैक्टिकल का लेक्चर है और ये प्रैक्टिकल नंबर 11 हो जाएगा हमारा। पहले हम 10 प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 11 में हमारा जो टाइटल है दैट इज़ मुलर लाय इल्यूजन अगेन। आपने देखा होगा फर्स्ट प्रैक्टिकल भी हमारा यही था। आज मैं इसका जो है वो मेथड नंबर 2 सिखाऊंगी आपको कि मुलर लाय इल्यूजन का जो प्रैक्टिकल है वो सेकंड मेथड से किस तरह से किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कंटेंट्स हमेशा की तरह जब भी प्रैक्टिकल लेक्चर होता है आपको पता है कंटेंट्स होते हैं। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम परसेप्शन की डेफिनेशन, इल्यूजन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन स्टडी करेंगे। देन मुलर लाय इल्यूजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, मेथड ऑफ एवरेज एरर क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन मेथड का पोर्शन होता है जिसमें हाइपोथेसिस, वेरिएबल, वेरिएबल में भी दो कैटेगरीज होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देन ऑपरेटर्स एंड मटेरियल, क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ होता है इस प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंटल डिटेल, सब्जेक्ट डिटेल एंड देन प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन टेबल होगा आपके सामने और साथ ही साथ कैलकुलेशंस होंगी। सब्जेक्ट्स रिपोर्ट एंड एक्सपेरिमेंटर्स रिपोर्ट होगी जिसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटर को कैसा लगा इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करवाते हुए और सब्जेक्ट को कैसा लगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए। देन रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स प्रैक्टिकल के सुने हुए हैं तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जब भी लिखा जाता है उसमें लिखनी ज़रूरी होती हैं। एम एंड पर्पस, सबसे पहले एम एंड पर्पस होता है कि क्या पर्पस है, क्या वजह है हम ये प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हमने डिटर्मिन करना है मुलर लाय इल्यूजन को बाय द मेथड ऑफ एवरेज एरर। मुलर लाय इल्यूजन एक इल्यूजन की कैटेगरी है, टाइप है और उसको हम स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म होता है उसको देखेंगे एंड देन मेथड ऑफ एवरेज एरर को यूज़ करके ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। परसेप्शन की डेफिनेशन स्टार्ट में लिखी हुई है और परसेप्शन जो है वो इंटरप्रिटेशन होती है आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन की। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन ने कुछ देखा, आँख ने जैसे देखा, कानों ने सुना और ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो अगर कानों ने कुछ सुना तो ब्रेन जो है वो हमारा साउंड नहीं परसीव करता। जो लैंग्वेज ब्रेन समझता है वो न्यूरल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और ब्रेन तक पहुंचती है। अब ब्रेन क्या इंटरप्रेट करता है कि आपने क्या सुना, क्या देखा, दिस इज़ कॉल्ड परसेप्शन। तो सिंपल अगर बात की जाए कि परसेप्शन क्या होती है, अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन की बात की जाए तो परसेप्शन इज सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, सेंसरी इंफॉर्मेशन। देन इल्यूजन, इल्यूजन इज़ अ फॉल्स परसेप्शन। कभी कभी हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन। जैसे एग्जांपल्स कोट हुई भी कि रेल रोड ट्रैक अगर हो और अगर आप दूर से खड़े उसको देख रहे हों और रेल रोड ट्रैक के ऊपर खड़े हों और दूर से देख रहे हो तो बिल्कुल एंड पे काफ़ी दूर आपको ऐसा लगता है कि वो दोनों ट्रैक जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, जबकि वो कन्वर्ज नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमें उसकी कन्वर्जेंस फील हो रही होती है। इसी तरह से एरोप्लेन की एग्जांपल कोट की जा सकती है कि एरोप्लेन जब एयरपोर्ट पे खड़ा है तो आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा है, अगर वो हवा में उड़ रहा है तो आप बहुत छोटा सा दिखता है। ये सिर्फ डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो हमें छोटा दिख रहा होता है, वो छोटा हो नहीं जाता। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन की जो मिस परसेप्शन है वो इल्यूजन कहलाती है। इल्यूजन की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें कॉग्निटिव इल्यूजन, फिजियोलॉजिकल इल्यूजन है, फिजिकल इल्यूजन। कॉग्निटिव इल्यूजन में सोच का जो धोखा है वो आ जाता है। कभी कभी इंसान अपने बारे में, किसी के बारे में ऐसी सोच रखता है जो कि हकीकत पे मबनी नहीं होती, तो वो कॉग्निटिव इल्यूजन्स में आ जाती है। देन फिजियोलॉजिकल इल्यूजन में आफ्टर इमेज का जो एग्जांपल है वो बहुत अच्छी फिट इन हो जाती है कि जब आप सूरज की रोशनी की तरफ सूरज की तरफ देखते हैं और फिर आपकी आंखें किसी और प्लेन चीज़ पर या प्लेन किसी पेपर पे करें तो आपको वो लाइट थोड़ी देर के लिए उस पेपर पे भी नज़र आएगी। तो ये जो आफ्टर इमेज जो है वो फिजियोलॉजिकल इल्यूजन में आ जाता है। होता ये कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी जो ऑर्गन है, जैसे कि हमने रोशनी देखी तो आइज़ की जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हुए होते हैं।
तो थोड़े से सेकंड्स के लिए वो जब हम उस सेंसरी स्टिमुलाई से अपनी आंखें हटाएंगे तो थोड़ी सी देर के लिए वो एक्टिवेट हुए रहेंगे और फिर शट डाउन होंगे। तो इस तरह इसीलिए हमें वो रोशनी जो है वो किसी प्लेन पेपर पे भी नज़र आएगी, या किसी और तरफ हम अगर निगाह करें तो हमें वो लाइट थोड़ी सी देर के लिए नज़र आएगी। फ़िज़िकल इल्यूजन में हमारे पास एग्जांपल हो जाती है जो प्रैक्टिकल हम आज भी करने जा रहे हैं, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुलस ऐसा है जिसकी वजह से इल्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो फिज़िकल इल्यूजन की एग्जांपल है जिसमें मुलर लाय इल्यूजन भी आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। मुलर लाय इल्यूजन क्या होता है? मुलर लाय इल्यूजन में अरेंजमेंट ऑफ एरोज जो है उसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। आप इन दोनों लाइंस को देखें, एकदम देखने से ऐसा लगता है कि नीचे वाली लाइन बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है, जबकि ऐसा नहीं। दोनों लाइंस को मेजर किया जाए तो दोनों लाइंस की लेंथ बराबर होती है, लेकिन सिर्फ एरोज़ की जो अरेंजमेंट है, जैसे ऊपर वाली लाइन को हम कहते हैं एरो हेडेड लाइन और नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं फेदर हेडेड लाइन। तो एरो हेडेड लाइन जो है वो हमें छोटी लगती है और फेदर हेडेड लाइन हमें बड़ी लगती है। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1889 में फ्रांस मुलर ने बताया, उसी के नाम पे इसको इल्यूजन का नाम भी दे दिया गया। मेथड ऑफ एवरेज एरर में एवरेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं और उन एवरेजेस की मदद से फिर हम इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन जो है, कितना इल्यूजन क्रिएट हुआ वो कैलकुलेट करते हैं। और इस मेथड को एडजस्टमेंट मेथड, एरर मेथड, मेथड ऑफ एवरेज एरर या मेथड ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। इसमें हम एवरेज कैलकुलेट करके ऑप्टिकल इल्यूजन को कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस मेथड को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। मेथड का पोर्शन है। मेथड के पोर्शन में हमने हाइपोथेसिस जो है वो यही बनाया कि फेदर हेडेड लाइन जो है वो हमें लार्जर परसीव होगी, लॉन्गर परसीव होगी एज़ कम्पेयर टू एरो हेडेड लाइन, और पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी स्मॉलर होगी स्टैंडर्ड स्टिमुलस से। हमारे पास स्टैंडर्ड स्टिमुलस जो होगा वो 60 मिलीमीटर का होगा, ये 60 मिलीमीटर की लाइन होगी, और जो हमारा सब्जेक्ट एडजस्ट करेगा वो 60 से कम पे एडजस्ट कर देगा उस लाइन को। तो आगे हम देखते हैं इसको कि किस तरह से कैलकुलेट होता है पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी। तो हमने हाइपोथेसिस ये बना लिया कि फेदर हेडेड लाइन लॉन्गर परसीव होती है एज़ कम्पेयर टू एरो हेडेड लाइन। वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट में मुलर लाय कार्ड एंड जो चीज़ मेजर कर रहे होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जैसे पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी या ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑपरेटर्स एंड मटेरियल में सिंपल एक कार्ड है, मुलर लाय कार्ड, वो हमें चाहिए, पेपर, पेंसिल एंड कैलकुलेटर। क्योंकि हमने एवरेजेस कैलकुलेट करनी है तो हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है, और रीडिंग्स नोट करने के लिए पेपर और पेंसिल। मेथड का पोर्शन यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल और सब्जेक्ट डिटेल लिखनी होती है, जिसमें नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन। नेम की जगह आप ABCXYZ लिख सकते हैं। एज आपके सब्जेक्ट की, एक्सपेरिमेंटर की जो भी एज है वो आपने लिखनी है। जेंडर, जो भी जिस जेंडर से वो बिलोंग करता है वो लिखिए, और जो भी क्वालिफिकेशन है वो लिखनी होती है। प्रोसीजर में ऐसा है कि आपको एक मुलर लायर कार्ड जो है वो दिया जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटर जो है वो अपने सब्जेक्ट को मुलर लायर कार्ड देगा, और वो कार्ड उसको इस तरह से देगा कि उसका जो स्केल वाला पोर्शन है वो सब्जेक्ट को नज़र ना आए, और सिर्फ जो है वो लाइंस नज़र आए जो कि उस कार्ड के ऊपर बनी हुई हैं। टोटल 40 ट्रायल्स हम इस प्रैक्टिकल में करेंगे कंप्लीट, और 40 ट्रायल्स इस तरह से होंगी कि 20 ट्रायल्स जो हैं वो हमारी राइट हैंड से होंगी और 20 ट्रायल्स हमारी लेफ़्ट हैंड से होंगी। और 20 ट्रायल राइट हैंड से जो है उसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं, एक इनवर्ड है ट्रायल और एक आउटवर्ड ट्रायल है। इसी तरह से लेफ़्ट हैंड में भी एक इनवर्ड ट्रायल है और एक आउटवर्ड ट्रायल है। सबसे पहले अगर हम इनवर्ड ट्रायल्स की बात करें, जो कि हमने राइट हैंड से लेनी है, आप एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा, अपने सब्जेक्ट को मुलर लायर कार्ड पकड़ाएगा, और इनवर्ड ट्रायल करने के लिए वो कार्ड को बिल्कुल बाहर निकाल के देगा उसको, जितना मैक्सिमम कार्ड बाहर आ सकता है। याद रखिएगा स्केल वाला पोर्शन सब्जेक्ट को नज़र नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर निकाल के देगा, जितना मैक्सिमम निकाल सकता है। सब्जेक्ट से कहा जाएगा कि अपने राइट हैंड से कार्ड को इनवर्ड मूव करे,
तो ये इन्वर्ट ट्रायल हो जाएगी। इन्वर्ट करे, इतना अंदर करे कि जो 2 लाइंस उस पर बनी है वो बराबर लगें, बराबर हो जाए, इतना अंदर उसने करना है अपने राइट हैंड से। और इसी तरह से जब वो कर देगा तो सब्जेक्ट अपने एक्सपेरिमेंटर को कार्ड वापस करेगा, एक्सपेरिमेंटर पीछे स्केल को रीड करेगा और रीडिंग नोट करेगा मिलीमीटर्स में। और यहाँ पे आपको दोबारा बताती चलो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइन है वो 60 मिलीमीटर की होती है। देन इनवर्ड ट्रायल राइट हैंड से हो गई। अब आउटवर्ड ट्रायल जो है वो राइट हैंड से करने का क्या तरीका है। आपका सब्जेक्ट जी, आपका सब्जेक्ट जो है वो आउटवर्ड ट्रायल्स इस तरह से करेगा कि उसको उसके लेफ़्ट हैंड में कार्ड पकड़ाया जाएगा और बिल्कुल कार्ड अंदर करके दिया जाएगा, और वो अपने राइट हैंड से आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ निकालेगा कार्ड, और इतना बाहर निकालेगा कि उसको जो 2 लाइन्स हैं वो बराबर जब लगें तो इतना कार्ड वो बाहर निकालेगा। तो इस तरह से आउटवर्ड ट्रायल हो जाएगी राइट हैंड से, और इसी ये ट्रायल्स हमने 10 टाइम्स लेनी होंगी। तो यहाँ पे राइट हैंड से इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रायल्स हो गई और 20 ट्रायल्स कंप्लीट हो गई, 10 इनवर्ड की 10 आउटवर्ड की। यही सेम प्रोसीजर जो है वो यूज़ करना है लेफ़्ट हैंड से, और लेफ़्ट हैंड से भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड ट्रायल्स लेनी है, 10 इनवर्ड एंड 10 आउटवर्ड ट्रायल्स। देन लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, जिसको PSE कहते हैं, एंड देन कांस्टेंट एरर कैलकुलेट करेंगे। तो ये पिक्चर है मुller-लायर कार्ड की। आप देख सकते हैं कि स्केल वाला पोर्शन ऊपर शो हो रहा है। इस तरह से जो है वो स्केल वाला पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट को नहीं दिखाना, और जो नीचे वाली पोजीशन है इसमें सब्जेक्ट को कार्ड देना है। आप देख सकते हैं जो एक फिक्स कार्ड है और एक मूवेबल है। जो राइट साइड पे कार्ड है वो मूवेबल कार्ड है और इसको अंदर बाहर किया जा सकता है। जो लेफ़्ट साइड पे है वो फिक्स कार्ड है। तो ये मुller-लायर कार्ड है जो कि जिस पे स्केल भी मौजूद होता है, 2 लाइंस होती हैं। ये लाइन 60 मिलीमीटर की होती है। ये टेबल है जो हमने रीडिंग्स ली। सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइन मैंने आपको बताया 60 मिलीमीटर। हर कैटेगरी की 10 ट्रायल्स हमने ली हैं, इसलिए ट्रायल्स 10 हैं। राइट हैंड से हमने डिसेंडिंग असेंडिंग ली, यानी इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड जो है वो डिसेंडिंग हो जाएगी और आउटवर्ड जो है वो असेंडिंग हो जाएगी। और 10 ट्रायल्स लेने के बाद हमने इसको टोटल कर लिया कॉलम को। तो आप देख सकते हैं 417 मिलीमीटर डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड 406 मिलीमीटर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आउटवर्ड ट्रायल्स। ट्रायल्स विद लेफ़्ट हैंड से भी इसी तरह सेम डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में 404 मिलीमीटर और असेंडिंग ऑर्डर में 401 मिलीमीटर। तो ये कॉलम्स का हमने टोटल कर लेना है ताकि हम इसको फर्दर इसकी एवरेज कैलकुलेट करके एरर फाइंड कर सकें। रिजल्ट्स को कैसे ट्रीट करना है। PSE पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, राइट हैंड की असेंडिंग जो आया था कॉलम का टोटल, उसमें राइट हैंड की डिसेंडिंग का जो कॉलम टोटल आया था उसको ऐड करना है। देन इसी तरह लेफ़्ट हैंड का डिसेंडिंग एंड लेफ़्ट हैंड के असेंडिंग। तो ये चारों वैल्यूज़ 417, 406, 404 एंड 401 को ऐड करके 40 से डिवाइड करेंगे। 40 से डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि टोटल ट्रायल्स जो हमारी बन गई थी वो 40 बन गई थी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद PSE पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी जो है वो 40.7 मिलीमीटर आ जाता है। CE कांस्टेंट एरर को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड लाइन जो कि 60 मिलीमीटर की थी उसमें से हमने पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी PSE को माइनस किया है, तो हमारे पास कांस्टेंट एरर आ जाता है। तो 60 माइनस 40.7 मिलीमीटर, तो 19.3 मिलीमीटर जो है वो एरर है। यानी एरर का मतलब ये कि इतना इल्यूजन क्रिएट हुआ है, और ये एरर हमने कैलकुलेट करना था, जिसके साथ ही हमारा जो हाइपोथेसिस है वो भी वेरीफाई होता है। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट, इसमें हमेशा आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप ये तो सैम्पल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। आपके एक्सपेरिमेंटर को एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाते हुए जैसे फ़ील हुआ, जैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी सब्जेक्ट के साथ वो कंफर्टेबल था नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ लिखनी होती है। देन सब्जेक्ट रिपोर्ट में भी सब्जेक्ट को मुश्किल लगा, आसान लगा, इंटरेस्टिंग था, प्रैक्टिकल नहीं, ये सारा जो भी सब्जेक्ट रिपोर्ट करेगा वो यहाँ लिखते हैं। रिजल्ट्स में पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी 40.7 मिलीमीटर है
एंड देन कांस्टेंट एरर जो आया हमारे पास 19.3 मिलीमीटर, जो कि हमने कैलकुलेट किया। रिजल्ट हमने कंक्लूड क्या किया? रिजल्ट हमने कंक्लूड ये किया कि हमें जो है वो फेदर हेडेड लाइन है वो बड़ी परसीव होती है एज़ कम्पेयर टू एरो हेडेड लाइन। और इल्यूजन क्रिएट हुआ जब हमने सब्जेक्ट को कहा कि दोनों लाइंस को बराबर करें, तो उसने बहुत बजाय इसके कि 60 मिलीमीटर की दोनों लाइंस पे ला के वो बराबर करता, उसने कहीं 42 मिलीमीटर कहीं 43 मिलीमीटर, यानी उसको बहुत कम डिस्टेंस, बहुत कम लेंथ पे ऐसा लगा कि दोनों लाइंस बराबर हो गई हैं। वो सिर्फ उसको एरोज़ की वजह से ऐसे फील हुआ, जबकि वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो ये जो एरोज़ की अरेंजमेंट है, ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्यूमुलाई इसको बोलेंगे। ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्यूमुलाई की वजह से इल्यूजन क्रिएट हुआ है, जिसके साथ ही हमारा जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था वो भी वेरीफाई हो गया। तो होपफुली आप लोगों को ये मेथड नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।